नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, परिसीमन आयोग की जो ड्राफ्ट आया है, जो 5 एसोसिएट्स मेंबर को दिया गया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। इवन कि विद इन बीजेपी में भी ये नाराजगी खुल करके सामने तब आई जब सुचेतगढ़ के पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए। एक बड़ी बात यह है कि इस परिसीमन के ड्राफ्ट में अगर किसी को सेटबैक पहुंचा है तो वो जाट बिरादरी को पहुंचा है। हालांकि पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से यह एश्योर किया गया था कि जाट बरादरी को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस में, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बड़ा मिन्यूटली इस परिसीमन की रिपोर्ट को चेक करें तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है जाट बरादरी को हुआ, और जाट बरादरी के नेता इसको लेकर के नाराज भी हैं। हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। मर्द डोमिनेटेड था जाट, उसको रिजर्व कर दिया गया। सुचेतगढ़ को मर्ज कर दिया गया आरएसपुरा के साथ। रामगढ़ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जो जाट डोमिनेटेड थी, उसको भी रिजर्व कर दिया। नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी लेकिन उसको रिजर्व कर दिया। गांधीनगर में जाटों को बाइफरकेट कर दिया बाहू और जम्मू साउथ के बीच में, वहां पर भी जाट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं बन पाए। चर्चा करेंगे मनजीत सिंह जाट, जो प्रेसिडेंट है जाट सभा के रूरल जम्मू के। स्वागत है आपका। द्वारका चौधरी प्रेसिडेंट है जाट सभा के अर्बन से। द्वारका जी, आपका भी स्वागत है। मनजीत सिंह फॉर्मर मिनिस्टर, अपनी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन आज हम इनको करेंगे यूटी प्रेसिडेंट के हैं, जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं जाट सभा के। मनजीत जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत आपसे करते हैं। वाकई आपको लगता है कि इंटेंशनली किया गया है या गलती से हो गया है? देखिए विनोद जी, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू पे आज हमको बुलाया है। और शायद आपको याद होगा कि जब एक बार हमारी एक डिबेट यहाँ पे हुई थी, जब ओबीसी के इशू पे जी, तो उस वक्त मेरे साथ यहाँ मेरे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो भाजपा के साथ एफिलेटेड हैं, विक्रम रंधावा जी। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे लग रहा है डिलिमिटेशन की रिपोर्ट में जाटों के साथ बहुत अन्याय होगा, क्योंकि मुझे लग रहा था जिस तरीके से ये वर्किंग कर रही है ये खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ मेरी जो थी अंदेशा था वो सच साबित हुआ। और जाट कम्युनिटी के साथ ये जो ड्राफ्ट रोल सामने आया है, एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जाटों के साथ भी, और विशेष तौर पे जो बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं। अगर आप ये देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर कठुआ से शुरू होता है। कठुआ की जो सीट है बॉर्डर की, वो भी रिजर्व हो गई जी। रामगढ़ जो आपका राजपुरा से लेके रामगढ़ तक, इसको रिजर्व कर दिया जी। रामगढ़ के आगे बिश्नाह जो है, ये पूरा बॉर्डर जो है, ये भी जाटों का डोमिनेटेड है बिश्नाह पे, इसको भी रिजर्व कर दिया। सचेतगढ़ जो थी उसको मर्ज कर दिया आरएसपुरा के साथ, उसको रिजर्व कर दिया। उसके आगे मढ़, जहाँ से सुखनंदन चौधरी जी 2 बार जीत के आए, उसको रिजर्व कर दिया। उसके आगे अखनूर को रिजर्व कर दिया। तो ये सारा बॉर्डर जो है ये रिजर्व कर दिया, क्योंकि इस बॉर्डर पे ज्यादातर जो रहने वाले लोग हैं वो जाट समुदाय के हैं, वो डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो छंब से पीओके से उजड़ के आगे बॉर्डर पे बैठे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत साजिश के तहत जाट समुदाय के, और खासतौर पे मैं इसका सिर्फ दोष जो है वो मैं भारतीय जनता पार्टी को दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मन में ठान ली है कि शायद जो किसानों का आंदोलन हुआ था दिल्ली में, तो उनको लगता है कि जाट समुदाय ये ज़्यादा किसान है, इन्होंने वहाँ आंदोलन किया था, शायद ये हमको वोट नहीं देंगे, तो इसलिए उन्होंने प्लान के साथ इस इलाके को रिजर्व कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये बड़ी हैरानगी है जो रामगढ़ की सीट को रिजर्व किया है। रामगढ़ की सीट को अगर आप मैन्यूटली देखें, वहां जो एससी पॉपुलेशन है वो 29,000 है। जो विजयपुर की सीट है उस पे भी 29,000 है, अलबत्ता थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिव टू रामगढ़। और विजयपुर पहले भी जनरल था, अब फिर जनरल रखा। रामगढ़ नई सीट बनाई और इसमें 40% मतदाता ऐसे हैं जो पिछले 26 साल से रिजर्व रहे। जो राजपुरा तहसील है वो पूरी रिजर्व है। सांबा का 2 इन्होंने पटवार सर्कल उसमें ऐड किए, वो पहले से ही रिजर्व है। अब मैं समझता हूँ ये तो लोगों को एक सजा दे रहे हैं
और अपने लोगों को, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद ये जो डिलिमिटेशन का जो ड्राफ्ट है ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के तय हुआ है जी। और कुछ लोगों को इन्होंने, कुछ कम्युनिटियों को मारने की साजिश की है। मैं हैरान हूं कि एक तरफ हम उम्मीद करते थे कि शायद, हम तो डिमांड कर रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन से कि आप 24 सीटें ओपन करो पीओके वालों की, शंभ वालों की, लेकिन इन्होंने वो देने की बजाय उल्टा इन्होंने हम लोगों को मार दिया। बिल्कुल हमारे साथ जाती हुई है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये रिजर्व तो कर सकते हैं लेकिन लोगों के वोट का हक नहीं छीन सकते। लोग इनको वोट डाल के जवाब देंगे। ये जो सोच रहे हैं कि इन्होंने इस तरीके से मनमानी की है, इस तरीके से सीटों को इन्होंने बांटा है कि जिसे विशेष समुदाय के लोग, जाट समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग, जितने हमारे डिस्प्लेस पर्सन लोग हैं, ओबीसी समाज के लोगों को बांट दिया है इन्होंने कि ये कहीं से भी अपना नुमाइंदा ना चुन सके। जी द्वारका चौधरी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अब बिरादरी क्या करेगी, जाट समुदाय क्या करेगा? क्या अपनी रिप्रेजेंटेशन वो डिलिमिटेशन कमीशन तक पहुंचाएगा या फिर जो उनकी एसोसिएट्स मेंबर है, 14 फरवरी तक आपके पास टाइम है, क्या सोचा है आपने? शुक्रिया विनोद जी। जो आपने कहा कि हमारी बिरादरी, जी, जैसे मेरे से पहले हमारे प्रेसिडेंट साहब मंजीत जी ने बताया जी, कि जहाँ जहाँ पॉपुलेशन थी जाट्स की, जब पूरे बॉर्डर के ऊपर है, कठुआ से लेकर के पुंछ तक, और जितनी भी सीटें ये बॉर्डर के साथ लगती हैं वो सारी रिजर्व कर दी हैं जी, जहाँ भी ये पॉपुलेशन थी बिरादरी की। इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जवाब दिया है कि अब जो हमारे लोग हैं वो बताएंगे कि हमारे साथ ये धोखा किसने किया है जी, और इलेक्शन के टाइम वोटों के जरिए इसका जवाब दिया जाएगा। और जो ये सरकार ने सोच समझकर, जैसे किसानों को ये समझकर किया है कि ये बॉर्डर पे किसान थे, ये जाट थे, और 1-2 सीट तो परमानेंट थी, जो अभी हुई है उसमें वो भी चली गई, तो जो इसके खिलाफ गुस्सा रहेगा हमारी बिरादरी के लोगों का, और जो न्याय किया गया है बिरादरी के साथ, इसके खिलाफ हम लिखेंगे भी गवर्नमेंट को कि ये गलत हुआ है, इस पर दोबारा विचार किया जाए। जी। मनजीत सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि इसके पीछे इंटेंशन क्या हो सकती है? मनजीत सिंह जी ने बताया कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ था, इनको लगता है कि जाट ज़्यादातर किसान है और हो सकता है कि दिल्ली में उन्होंने सपोर्ट की हो। क्या ये एक कारण है या कुछ और हो सकता है? देखिए सर, ये जो उन्होंने कहा है ये भी एक उसका कारण रहा होगा, क्योंकि जो आंदोलन रहा किसानों का, उसमें पूरे हिंदुस्तान का जो जाट था उसका समर्थन था उस आंदोलन को, और वो उनका जो किसानों का जेन्युइन राइट था और जेन्युइन मुद्दे पे वो लड़े, इसलिए वो जीते। अब उसकी रंजिश इन लोगों ने निकाली है कि उस बिरादरी को हर जगह पे हम देख रहे हैं, चाहे यूपी है, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, अब जम्मू की बारी आ गई, तो इस बिरादरी को तोड़ने की कोशिश की है। दूसरी सर मैं एक बात कहूंगा, किस लिए रिजर्वेशन की जाती है? क्योंकि जो दबे कुचले लोग हैं वो भी अपना नुमाइंदा चुन सकें, उनके हक हुकूक की कोई उनका नुमाइंदा लड़ाई लड़ सके। आज 9 सीटें रिजर्व की गई हैं एक कम्युनिटी की, तो वो जो गुजर, हमें खुशी है उनकी की गई, लेकिन गुजरों के साथ साथ जाट एक कम्युनिटी है जो एग्रीकल्चर पे और मवेशियों के ऊपर डिपेंड है, वो भी एक किस्म का ट्राइब है। जाट इज ए ट्राइब आल्सो। कुछ 1-2% हमारे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग गांव में अपने मवेशियों पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से गुजर उसमें काम करते हैं, इसी तरह हम लोग काम करते हैं, दूध का काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब कहने का मतलब ये है सर कि अगर उनको 9 सीटें दी गई तो हमारे लोगों का, हम किसके पास जाएंगे? हमारा नुमाइंदा कौन होगा? हमारे लोगों को अगर सीटें रिजर्व कर दी गई, सुचेतगढ़ को बिल्कुल ही खत्म कर दिए गए। जब बात ये चल रही थी कि जम्मू सबसे बड़ा जिला है जहां पे और सीटें दी जाएंगी, जहां पे कोई सीटें दी गई, इवन हमारी जो सीट सुचेतगढ़ थी जाट डोमिनेटेड, उसको खत्म कर दिया गया। जो रामगढ़ की सीट थी उसको आपने, अगर वो जाट सीट बनी तो उसको आपने रिजर्व कर दिया। वो किस बेस पे किया, क्यों किया गया, इसके पीछे कौन सी साजिश थी, तो हम ये सब जानना चाहेंगे। जी मनजीत सिंह जी, अब आप रहनुमाई करते हैं, जाट सभा के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपका क्या रहेगा? देखिए, इस पे एक तो हम अपने समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, दूसरा जैसे आपने कहा कि अभी ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा। अभी तो उन्होंने ऑब्जेक्शन मांगे हैं 5 जो एसोसिएट मेंबर हैं, हालांकि वो एसोसिएट मेंबर के पास
वोटिंग राइट नहीं है जी। लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में आता है तो पब्लिक डोमेन में आने पे हम इस पे आपत्ति भी अपनी जाहिर करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो उसके लिए फिर जब समय आएगा वोटों का तो हम फिर वोट नहीं इनको चोट देंगे जी। हम वोट देंगे बट इनको चोट देंगे जिन्होंने हमारे समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी साजिश रची है। मैं आप हैरान हो जाएंगे कि नौशहरा जो यहाँ पे थोड़े से जाटों के वोट हैं, नौशहरा को इन्होंने पार्लियामेंट्री सीट में डाल दिया उस तरफ अनंतनाग के साथ, जबकि सुंदरबनी को इधर रखा। लेकिन चूंकि नौशहरा जो है वो वहाँ जाट डोमिनेशन है, वहाँ रिफ्यूजी है, उसको दूसरी तरफ डाल दिया। मेंढर में यहाँ हमारे मुस्लिम जाट रहते हैं, यहाँ पे हमारा 20-25 हजार वहाँ भी हमारे मुस्लिम वोटर जाट वोटर हैं, उनको उसको भी उन्होंने एसटी के लिए रिजर्व कर दिया। तो कहीं ना कहीं जाटों के साथ इस जो डिलिमिटेशन ने ये तैयार की गई है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी जाती हुई है हमारे लोगों के साथ। हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम लोग 3 बार उजड़ के आए, पीओके से उजड़े, छम्ब से उजड़े, 47 में, 65 में, 71 में, और देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम बहुत बड़े नेशनलिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने आज अपना रंग दिखा दिया कि इन्होंने नेशनलिस्ट लोगों को ही जो है वो नीचा दिखाने का प्रयास किया है। हमारी कम्युनिटी को बिल्कुल डेलिबरेटली मैं समझता हूं कि सारा बॉर्डर इन्होंने जो है वो रिजर्व कर दिया। कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए। मैं हैरान हूं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो रामगढ़ की सीट एक बनाई गई है, उसमें कहाँ ये सांबा के ऊपर के एरिए वो उसमें डाल दिए, वो जस्ट कि अपने एक विधायक को वहां एडजस्ट करने के लिए। मतलब इस तरीके से मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के ये सारा कुछ तय हुआ है कि किसको बीजेपी ने मारना। अपने भी लोगों को इन्होंने मार दिया। जो कदावार नेता थे चौधरी सुखनंदन जी, जो कदबार नेता थे चौधरी शाम जी, जो अपने लोगों की बात करता था, अपनों लोगों के लिए अड़ता था, इनको लगा कि शायद ये लोग हमारी बात करते हैं, इनको बिल्कुल ही जो है खत्म कर दो, इनकी सीटें ही रिजर्व कर दो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है हमारे लोगों के साथ। मैं फिर अपील करता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन को, आपके माध्यम से हम राइटिंग में भी अपनी बात देंगे, लेकिन इनके नेताओं को भी, बीजेपी के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने कांग्रेस को नस्तोनबूद किया था, कांग्रेस भी हमको मैंडेट नहीं देती थी, सिर्फ हमसे वोट लेती थी, लेकिन जब हमें लगा कि कांग्रेस हमको नहीं वोट दे रही है, हमें मैंडेट नहीं दे रही है, उस वक्त हमने बरादरी में सलाह की कि अब हमको जो है ये इकट्ठा होना पड़ेगा। फिर जब दूसरी पार्टियों ने हमको मैंडेट देना शुरू किया, हमारे लोगों ने उनको वोट दिया, हमारे लोग जीत के आते रहे। हमारे यहाँ एमपी भी बने, यहाँ मेयर भी बने, हमारे यहाँ एमएलसी भी बने, 2-2 हमारे एमएलए जीत के आते थे। लेकिन अब इन्होंने बिल्कुल इसको नस्तोनबूद कर दिया है। शायद चंद कम्युनिटियों को फायदा देने के लिए ये साजिश रची गई है। मैं ये कहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, सभी बरादरियों को उभरने का मौका मिलना चाहिए। किसी भी कम्युनिटी को अगर आप नजरअंदाज करोगे, किसी कम्युनिटी के खिलाफ साजिश करोगे, तो ये रियासत के भी हित में नहीं है, देश के भी हित में नहीं है। तो चौधरी साहब आपसे जानना चाहेंगे कि दोहरा मापदंड नहीं लगता है सरकार का? एक तरफ आपको एश्योरेंस मिलता है कि ओबीसी में इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और दूसरी तरफ से आपकी रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। जहां से आपके लोग जीत के आ सकते हैं, आते रहे हैं, उनको उन सीटों को रिजर्व कर दिया। बिल्कुल विनोद जी आपने सही बोला। जो इन्होंने रिजर्व सीटें की है, मैंने पहले भी आपको जैसे बताया, अभी जो ओबीसी का तो अभी वो हुआ नहीं फाइनल कुछ भी, वो भी तो अभी जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन आपको एश्योरेंस मिला था, लेकिन ये मतलब डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, दोहरा मापदंड हुआ, डबल स्टैंडर्ड है जी। और बरादरी के साथ एक सरासर सीधा धोखे वाली बात की गई है जी। और मैं कहूंगा कि जो अभी इन्होंने डिलिमिटेशन में सीटें बनाई हैं जी, मुझे नहीं लगता कि वो पॉपुलेशन के हिसाब से उनके अंदर जो बराबर वोट किए गए हैं, जहाँ एरिया भी को देखा गया है जी। अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिनके वोट कम होंगे और कुछ होंगे जिनके वोट ज्यादा होंगे जी। इसे और भी सीटें बढ़ सकती थी। अगर कोई गवर्नमेंट ने करना ही था तो इसमें कोई ज्यादा सीटें बढ़ती और भी बॉर्डर पे सीटें निकलती, और जो जरूरी थोड़ा था एक ही साइड सारी रिजर्व कर देनी थी, उनमें से कुछ रिजर्व होती, कुछ खुली भी रहती और लोगों को भी अर्जेंटमेंट नहीं होती।
आज जो है खासकर बरादरी को तो हम कहेंगे कि जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान के लिए हमको कहीं भी जाना पड़ेगा तो हम बात ज़रूर करेंगे। जैसे प्रधान साहब ने कहा है, डिलिमिटेशन कमीशन से भी बात करेंगे, और भी कहीं कोई जाना पड़ा, इसके लिए प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, तो शायद हमारे लोग इसके लिए तैयार रहेंगे। और जो अभी भी मैं कहता हूं कि जितनी भी जो सीटें बनाई गई हैं, इनके नाम के हिसाब से भी अभी इलाकों के नाम भी थे, उनके नाम भी नहीं दिए गए। कई जैसे अभी साउथ में तो उधर बहुत से इलाके हैं हमारे, वहाँ गाड़ीघाट है, वहाँ गंग्याल है, वहाँ पर कुजवानी पड़ता है, किसी का भी नाम दिया भी जा सकता था। और अभी भी इस पर विचार करना चाहिए और ये सीटें कुछ बढ़ानी भी चाहिए। जी मंजीत जी, जिस तरीके से राजौरी और पुंछ को अनंतनाग में जोड़ा गया, और जैसे मंजीत जी ने बताया वहाँ भी जाट समुदाय के लोग थे, क्या ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है? क्योंकि उसकी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जम्मू पार्लियामेंट्री सीट के साथ जोड़ी गई। सर ये जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, ये पूरी की पूरी कंस्पिरेंसी है हमारे समाज को तोड़ने की। और जो हमारा वोट है, वो आज जो नौशहरा में वोट है या मेंढर में वोट है, वो लोग अनंतनाग में किस तरह से अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे कुछ और तरह की डोमिनेशन है। तो वो बिल्कुल उनको माइक्रो माइनॉरिटी बना के रख दिया, वो अपनी कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। जहाँ पे वो जम्मू पुंछ के साथ थे तो उनकी बात सुनी जाती थी, पूरी बरादरी का वोट था, हर एक लीडर को पता था इनका वोट है। तो वो कहीं कुछ ना कुछ बड़ा समझो गहरी साजिश के तहत ऐसा हुआ है कि हमारी पूरी बरादरी को खिन खिन करके रखा गया है जी। तो ये बड़ा सेटबैक है हमारी बरादरी को। दूसरा, जो इन्होंने सीट्स को वहां पे अनंतनाग के साथ किया है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो नौशहरा वाली सीट थी उसको वो जम्मू पुंछ के साथ कर देते तो उनमें क्या हर्ज था उनको। तो कहने का मतलब अगर सुंदरबनी वहां पे आ सकता है तो नौशहरे को क्या था। तो ये बड़ा गलत किया है, उसको भी इन्होंने जम्मू के साथ जोड़ना चाहिए था जी। मंजीत सिंह जी, अब सवाल ये उठता है कि जब रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है हाउस के अंदर किसी कम्युनिटी की, तो कितना सेटबैक होता है, कितना नुकसान होता है? देखिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है हमारे साथ। मैं समझता हूँ कि ये आने वाली सदियों तक हमारे लोग जो हैं, जो आगे ही बहुत पिछड़े थे, आगे ही पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली जो ये हमारे लोग बैकवर्ड हैं, जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं थी, कभी हमारा एमएलए बनता नहीं था। फिर हमारे लोगों ने संगठित हो गए, क्योंकि सबसे पहले हमारे साथ चाल चली गई कि जब हम 47 में उजड़ के आए, हमको जो है बॉर्डर पे किया गया। फिर 61, 71 और 65 में जब हम आए, तब भी हमको बखेर दिया कठुआ से लेके पूर्व बॉर्डर तक, ताकि ये लोग अपना नुमाइंदा ना चुन सकें। किसी कारण हमारे लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वहाँ की दूसरी कम्युनिटियों को अपने साथ जोड़ा, तो हमारे 1-1, 2-2 एमएलए बनने लगे। अब शायद इनको हमारा एमएलए बनना जो है वो पसंद नहीं आ रहा। अब जिस कम्युनिटी का असेंबली में नुमाइंदा ही नहीं होगा, वो अपनी बात क्या करेंगे? उनको कौन सीरियसली लेगा? कौन उनके दुखड़े दूर करेगा? तो अब कहीं हमारे 1-1, 2-2 लोग जीत के आते थे, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर लगे बनने, हमें एमएलसी का मौका लगा मिलने। अब तो इन्होंने हाउस ही डिसॉल्व कर दिया। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि आपको एमएलसी ले लेंगे। और नौशहरा को इसलिए उधर जोड़ दिया कि नौशहरा अगर इधर रहता, कल असेंबली इलेक्शन में कहीं जाट भी खड़ा हो सकता था। तो इन्होंने कहा इसको डिवाइड ही कर दो कि ये अपना नुमाइंदा ना चुन सके, ना एमपी के लिए, एमएलए के लिए इन्होंने रिजर्व कर दी हमारी सभी सीटें। तो ये एक बहुत बड़ी जाति है हमारे लोगों के साथ। अब हम इस पे बैठ के अपनी समुदाय के जो जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे पंच, सरपंच, सरकर्दा लोग, इनसे बैठ के हम बात करेंगे। हमारी बहुत मुश्किलातें हैं विनोद जी, हम बॉर्डर पे रहते हैं, तारबंदी के हमारी आगे जमीनें हैं, इतनी बुरी हालत है हमारे लोगों की, और आज कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हमको सीरियसली नहीं ले रही। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये डिलिमिटेशन कमीशन ने बहुत जाती की है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है जो हमने उनको दी थी, एक आंकड़ा उनको दिया था, मैं कहता हूँ आज भी वो हमें जस्टिफाई कर दें कि क्यों ये हमने रिजर्व किए हैं। जबकि सचेतगढ़ जो है वो 70% जाट डोमिनेटेड है, उसको डेलिबरेटली थोड़ा सा एरिया आरसपुरा का डाल के उसको जानबूझ के रिजर्व कर दिया गया। तो ये सारी प्लानिंग है। रामगढ़ में उनको लगता था कि अगर ये सीट जनरल होगी यहाँ मंजीत सिंह जीत जाएगा, क्योंकि इसकी मेजॉरिटी है यहाँ पे। तो डेलिबरेटली इन सीटों को जो है ये रिजर्व किया गया, और रिजर्व करने के लिए जो कंडी के एरिए हैं
उनकी पटवार सर्कल जो है वहां ऐड किए गए जस्ट टू इनकॉर्पोरेट देयर एमएलएज एरिया के, वो जिनको वहां उन्होंने चुनाव लड़ने का सोचा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग इसका आने वाले चुनाव में जवाब देंगे। हम, जैसे मैंने पहले कहा कि ये जाति तो हमसे कर सकते हैं, हम वोट देंगे और वोट के साथ हम चोट देंगे, इनको सबक सिखाएंगे। मंजीत सिंह जी, एक सीरियस इशू ये भी है कि जब आप जीत के आए थे विजयपुर से और आप मिनिस्टर भी बने, आपने जाटों की नुमाइंदगी की थी, आपको मौका मिला था, किस तरह के मुद्दे आपने हाउस के अंदर उठाए थे, किन किन इश्यूज पे आपने बात की? देखिए, मैंने उस वक्त सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था वो ये था कि जो हमारे डिस्प्लेस पर्सन हैं, जो हमारे पीओ के ठंड से उजड़ के आए हैं, उनकी बातें हमने असेंबली में रखी। और मुझे खुशी है कि वो जो मुद्दे जब हमने उधारे, उसका नतीजा था कि हमको जो है पैकेज मिला, जिसको पैकेज को अब ये क्लोज करने जा रहे हैं। जो 25 लाख का हमारा पैकेज था उसको अब इन्होंने क्लोज कर दिया, कहते हैं कि एक ही इंस्टॉलमेंट देके काम बंद। दूसरा, हमने जो ओबीसी का मुद्दा था, ये मैं असेंबली में ऑन रिकॉर्ड, मेरा हर असेंबली में ये क्वेश्चन आता था कि जाटों को ओबीसी में इंक्लूड आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जवाब यही आता था कि हम आपको इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये मुद्दे हम बॉर्डर के लोगों के, किसानों के, तारबंदी के आगे जो जमीन है, जो मायनों में लोगों की जमीन आई है, ये हम असेंबली में हर फोरम पे ये बात करते रहे हैं। और मुझे खुशी है कि हमारे वो मुद्दे उठाने से कहीं ना कहीं हमको वो पैकेज, चाहे वो नाम मात्र या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो हमारा पैकेज भी जो है वो खत्म कर दिया। उसको ये 5.5 लाख में ही, जिसके लिए सरकार ने 25 लाख रिकमेंड किया था, और जो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जो उस वक्त पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उन्होंने 30 लाख रिकमेंड किया। जब वेंकैया नायडू जी उसको हेड कर रहे थे, तो 30 लाख के लिए रिकमेंड किया। आज इन्होंने 5.5 लाख देके तो उसको इन्होंने खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि इसका जवाब हमारे लोग देंगे, हमारे लोग वाच कर रहे हैं। सरकार को भी मंजीत जी, ये बढ़ेगा। अगर हम पीओ जेके रिफ्यूजीज की बात करें, उसमें भी काफी सारे जाट बिरादरी के लोग आते हैं, क्या इसको आप उससे जोड़ते हैं कि सरकार ने कहा कि 10 फरवरी तक जो आपने कागज जमा कराएगा उसको कंपनसेशन मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी? क्या ये भी उसी का एक कड़ी है? सर, उसमें देखिए ऐसा है कि ये भी एक बहुत बड़ा गलत कदम उठाया गया है कि इनका जो 10 इन्होंने डेडलाइन दे दी। अभी बहुत सारे हमारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके कागजी नहीं तैयार हो रहे, जिनका बहुत सारे मसले हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उनके कागजी नहीं तैयार हो रहे। तो इतनी जल्दी इन्होंने जो काम कर रहे हैं, ये भी बहुत उसको क्लोज करने का, इसको भी हम वो ठीक नहीं मानते। अभी इसका बहुत सारा टाइम दिया जाना चाहिए था। तो दूसरा सर है ये उसके साथ ही कनेक्टेड है। दूसरा, इन्होंने बात रखी थी कि हम रिफ्यूजी को सीटें देंगे, जो बात चलती थी कि रिफ्यूजी के लिए हम सीटें रिजर्व करेंगे, तो उसमें ज्यादा जाट कम्युनिटी के लोग भी आते थे और भी थे, लेकिन सर उसको भी खत्म कर दिया गया, रिफ्यूजी का नाम ही लिया गया। तो ये हमारी सर बड़ी वो है कि रिफ्यूजी के साथ भी धोखा हुआ है, जाट बिरादरी के साथ भी धोखा हुआ है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम किया है जिससे सभी लोगों के अंदर जो है वो विश्वासघात लोग महसूस करेंगे, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। मंजीत सिंह जी, आप विस्तार से बताइए, क्या ये तरीका ठीक है कि डेडलाइन दे दी कि 10 फरवरी तक ही जो लोग अप्लाई कर पाएंगे उन्हीं को ही कंपनसेशन मिलेगा? कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं और इसमें भी जाट समुदाय की संख्या ज़्यादा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसमें ऐसा है कि ये एक वेल प्लान्ड है। ये इन्होंने ये जो पैकेज जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, इन्होंने उस पैकेज के लिए इतनी शर्तें रख दी, इतनी फॉर्मेलिटियां उसमें रख दी कि वो फॉर्मेलिटियां कॉमन आदमी जो है उसके लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो ढूंढ के लाए। अब 65 में जो लोग उजड़े उनको कहते हैं राशन कार्ड लाओ। अब कहाँ 65 में और आज 45 साल के बाद, 50 साल के बाद वो कहाँ राशन कार्ड जो है वो ढूंढ के रखेगा, जब कि 4-4 बार वो लोग उजड़े हैं। फिर उनको कहते हैं वो लेके आओ, फलां चीज़ लेके आओ। इतनी फॉर्मेलिटियाँ इन्होंने डाली हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ जाती है। सिंपल सी बात है, ये प्रूव करना है किसी को कि हम छम के रहने वाले हैं। वो अगर आप लैंड का रिकॉर्ड लगाता है कि मेरा फलां गांव है, मेरा ये रिकॉर्ड है, उसको उसमें ऐड करना चाहिए और अखबार में दे दो। अगर किसी को इस पे ऑब्जेक्शन है तो वो करे। लेकिन इन्होंने दफ्तरी जो कागजात इतने बढ़ा दिए हैं, अब उनको कह दिया कि 10 तक डेडलाइन है। मैं वो बात नहीं कर रहा डेडलाइन की, मेरा ये कहना है कि ये इस स्कीम को क्लोज कर रहे हैं। वो कागज तो एक अलग बात है कि 10 तक आप एप्लीकेशन दे दो, लेकिन ये स्कीम को ही अब क्लोज कर रहे हैं।
ये कहते हैं कि दिस इज फाइनल, इसके बाद ये स्कीम जो है ये क्लोज है। इसका मतलब है कि जो हमारा पैकेज अनाउंस हुआ था, जो यहाँ की सरकार ने 25 लाख दिया और भारतीय जनता पार्टी की पीएसी ने 30 लाख किया, 30 लाख किया। और उस वक्त लोगों से हमदर्दी लेके वोट ले लिए कि हम 30 लाख दे रहे हैं। इनके लोगों ने गांव में गुमराह किया, दूसरी किस्त आ रही है, तीसरी किस्त आ रही है। आज ये साबित हो गया, इनका जो झूठ था वो जुमला साबित हुआ कि इन्होंने ये कहा कि हम बाकी पैसा भी देंगे। ये स्कीम को क्लोज करने जा रहे हैं, जिसका हम विरोध करेंगे। सिर्फ जाट कम्युनिटी नहीं, सभी डिस्प्लेस पर्सन जो हैं वो इसका विरोध करेंगे। मंजू जी, आखिरी सवाल, ये क्या आप गृह मंत्रालय को अप्रोच करेंगे देखिए, इसमें इस हम इशू को लेकर के जो जाटों के साथ परिसीमन में धोखाधड़ी? इसमें हम हर एक को अप्रोच करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर तक भी अप्रोच करेंगे। हम यहाँ से अपने जो है मेमोरेंडम भेजेंगे कि ये हमारे साथ जाती है, जस्टिफाई करो हमारे साथ, बेइंसाफी क्यों कर रहे हो, क्यों आप जानबूझकर उन सीटों को रिजर्व कर रहे हो जो वहां डिजर्व ही नहीं करते। सिर्फ उसमें ऐसी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए आप दूसरे एरिया से जो नॉन बॉर्डर एरिया है वहां से आप पंचायत सर्कल के लोग ला के तो एक जस्टिफाई करने के प्रयास कर रहे हो, ये उन लोगों के साथ जाती है। मैं ये कहूंगा, मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि रामगढ़ को भी ओपन करें, सचेतगढ़ को भी ओपन करें, मढ़ को भी ओपन करें। और दूसरा मैं आपसे ये कहूंगा कि जो हमारे दलित भाई हैं जिनके लिए ये सीटें रिजर्व करते हैं, आप वहां करो ना जिनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिली। आप क्यों नहीं गांधीनगर को करते हो, आप क्यों नहीं जम्मू ईस्ट को करते हो, आप क्यों नहीं जम्मू वेस्ट को करते हो, आप क्यों नहीं बिलावर को करते हो, आप क्यों नहीं बसोली को करते हो? क्या वहां दलित समुदाय नहीं रहता? जहां दलित समुदाय जो है ज्यादा तादाद में, आप उन्हीं को करते हो, वहां तो वो खुद सक्षम है अपना नेता चुनने के लिए। तो आप उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चुनो जिनको आज तक कभी रिजर्व नहीं किया गया। व्हाई डोंट यू रिजर्व दिस जम्मू साउथ? आप इसको क्यों रिजर्व नहीं करते हो? आप इसको रिजर्व क्यों नहीं करते हो, सुंदरबनी को? क्योंकि वहां आप विशेष समुदाय के लोगों को एमएलए बनाना चाहते हो, विशेष समुदाय के लोगों को आप आगे लाना चाहते हो, और एक समुदाय का आप गला घोट रहे हो। एक देशभक्त कम्युनिटी जिसने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, आप उसका गला घोट रहे हो। तो ये गला अब नहीं घोटने देंगे हम इनका जवाब इनको देंगे। मंजीत जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपका भी शुक्रिया। मनजीत सिंह जाट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कम्युनिटी की जो दुख दर्द है उनको उभारने का हमें मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं दर्शकों नाराजगी है जाट समुदाय में। आपने देखा सभी जाट बड़े नेता जो हमारे पैनल में बैठे हुए थे, उन्होंने कारण भी बताए और नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि वक्तन आने वाले दिनों में अगर इसमें कोई तरमीम नहीं होती है तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर। तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।